हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलो क्लास 11 कंप्यूटर साइंस 083 का नेक्स्ट चैप्टर मैंने फ्लो ऑफ कंट्रोल का वीडियो लेके आया हूँ। वन शॉर्ट वीडियो है, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ पे इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम रेंज फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लूपिंग स्टेटमेंट, जहाँ पे वाइल एंड फॉर लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, और साथ ही साथ लूप एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं फॉर क्लास 11, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज हो, एज वेल एज क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे फ्रेंड, मेरे मित्र, अगर दोस्तों आपने इस चैप्टर को सही तरीके से कर लिया, समझ लिया, तो क्लास 12 की प्रोग्रामिंग भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, एज वेल एज क्लास 11 की प्रोग्रामिंग तो हो ही जाएगी। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या समझना और पढ़ना है। जैसा कि फ्लो ऑफ कंट्रोल इन पाइथन, सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अभी तक आपने पाइथन के जो प्रोग्राम लिखे हैं, जो कि हमने डेटा हैंडलिंग के अंदर देखे या पाइथन फंडामेंटल्स के अंदर देखे, वहाँ जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सारे प्रोग्रामिंग हमारे सिक्वेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट वहाँ पे डाला गया था। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जहाँ पे वन बाय वन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। मतलब जिस सीक्वेंस में आपने प्रोग्राम को लिखा, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में उसका एग्जीक्यूशन होगा। कहीं कोई उसमें लॉजिक नहीं है, कहीं कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा। लाइन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, फिर मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा हाय, हेलो, आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट और मैंने लिखा सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, मान लीजिए इस प्रोग्राम को मैंने demo.py के नाम से सेव किया और मैं इसको रन कराता हूँ, तो आउटपुट स्क्रीन पे देखो, पहले हेलो आउटपुट आया, फिर आई एम टॉकिंग अबाउट आया और फिर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट आया, क्योंकि इसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ कोडिंग भी कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर आपको दिखा दूँ, 100 लाइन नंबर्स, तो लाइन नंबर 1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर लाइन नंबर 2 हो रहा है और फिर लाइन नंबर 3 हो रहा है। इसी कंसेप्ट को हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमें इसके आगे बात आती है कि ऑलवेज वी आर नॉट एबल टू राइट द प्रोग्राम इन सिक्वेंशियल। हमें कुछ डिसीजन भी लेने होते हैं, और जब आप डिसीजन लेते हो तो जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्राम के अंदर में, उसके कंट्रोल, उसके फ्लो को चेंज किया जाता है और वो फ्लो ऑफ कंट्रोल कहलाता है। दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को मैनेज करने के लिए। एक हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है और एक हमारा रिपीटेशन, जिसको कि हम लूप भी कहते हैं। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का। मान लीजिए डिफरेंस ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है, तो मैंने पहला लाइन लिखा कि एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर मैंने लिखा एंटर द सेकंड नंबर, और फिर मैंने यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट किया और फिर ये आउटपुट आ गया कि द डिफरेंस ऑफ नम 1 एंड नम 2 इज़ डिफरेंस। तो अगर मैंने इसको रन कराया तो फर्स्ट नंबर मैंने 15 डाला, सेकंड, अब फर्स्ट नंबर, पहला लाइन क्या है, ये तो कमेंट है, ये तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आप एक वैल्यू इनपुट करके एंटर की दबा रहे हो। फिर आपके सामने एंटर सेकंड नंबर का मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आप दूसरी वैल्यू डाल के एंटर की दबा रहे हो। और फिर जाके लाइन नंबर 5, जिसके अंदर में द डिफरेंस ऑफ नम 1 15 एंड नम 2 20 इज डिफरेंस, क्या आ गया, -5 आ गया। तो ये जो हमारा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर लाइन नंबर 3, फिर लाइन नंबर 4 एंड फिर लाइन नंबर 5। तो इस फ्लो में ये हमारा एग्जीक्यूशन दिखा रहा है, इसी को हम सिक्वेंशियल कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब हो गया जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखें तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि सपोज वी हैव टू 50 रुपीज़ टू बाई अ पेन।
जब आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हो तो दे आर शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द 50 रुपीज़ पेन। अब यहाँ पे आप डिसाइड करते हो, मतलब सारे पेन 50 रुपये के हैं, बट आप डिसाइड करते हो कि आपको सेलो का पेन लेना है या आपको डॉम्स का पेन लेना है या आपको रेनॉल्ड्स का पेन लेना है ना, माइक्रोमैक्स का लेना है, किसका पेन लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। तो डिसीजंस का मतलब होता है कि व्हेन वी आर हैविंग द वन और टू, मतलब टू और मोर पॉसिबल ऑप्शंस, जब आपके पास दो या दो से अधिक ऑप्शंस होते हैं तो वहाँ डिसीजन की बात आ जाती है। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है जिसे हम सिलेक्शन कहते हैं, एंड इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट। ओके नाउ, अब अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस दिखाए, जैसा कि ऊपर के प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि जब फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन सेकंड नंबर था तो डिफरेंस वैल्यू हमारा निगेटिव में आया। तो हम इस निगेटिव में रिजल्ट को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव होने के लिए अब हमें अपने प्रोग्रामिंग अप्रोच को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे इफ एल्स कंसेप्ट को। जैसा कि अब आप देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझते हैं। स्टार्ट, प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है, आपने 2 नंबर इनपुट किया। इनपुट करने के बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि इज num1 ग्रेटर देन num2, क्या num1 num2 से ग्रेटर देन है। इसने कहा यस है, तो ऐसा करो num1 में से num2 को माइनस करके डिफरेंस को दे दो। यही इसी क्वेश्चन पे मान लीजिए आपका जवाब नो हो जाता है, इंस्टीड ऑफ यस आपने नो बोला कि नहीं num1 num2 से छोटा नहीं है। तो कह रहा है कि डिफरेंस जब निकालना हो तो num2 में से num1 को डिफरेंस कीजिए। यानी कि इस दो स्टेटमेंट के बीच में आपने सिलेक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, आपने वैल्यू चेक किया num1 एंड num2 का। तो दोस्तों आपको पता चला कि num1 num2 से छोटा नहीं है तो num2 में से num1 माइनस कर दिया, और num1 num2 से छोटा है, सॉरी num1 num2 से बिगर है तो आपने num1 में से num2 को माइनस कर लिया। तो यही डिसीजन जो होता है हमें लेना पड़ता है। अब डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कई तरह के स्टेटमेंट हैं। डिसीजन लेने के लिए हमारे पास कई तरह के स्टेटमेंट हैं। जो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है जिसको हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के साथ क्या होता है कि व्हेन यू आर चेकिंग द कंडीशन, आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन चेक करोगे, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है देन सेट ऑफ स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टेस्ट कंडीशन पे आए, हमारा कंडीशन ट्रू है तो समथिंग इज गोइंग, बॉडी ऑफ इफ इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ इफ के बाद यानी कि इसको स्किप करके आगे निकल जाता है। ये इफ़ स्टेटमेंट लिखने का जो तरीका है वो तरीका होता है इफ़ के बाद आप कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बाद पाइथन के अंदर ध्यान रखना हमें कॉलन सिंबल लगाना पड़ता है, और इस पूरे स्टेटमेंट को हम हेडर लाइन कहते हैं या हेडर स्टेटमेंट कहते हैं। ये इफ़ का हेडर स्टेटमेंट है। इसके बाद जैसे ही आप एंटर की दबाओगे तो यू विल नोटिस दैट कि आपका कर्सर यहाँ नहीं आएगा, आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 1 मिनट, है ना, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ 5 ग्रेटर देन 8 कॉलन एंटर। अब आप नोटिस करो यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कर्सर है ऑटोमेटिकली इस तरह पे आए। तो ये जो स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंडेंटेशन या इंडेंट। क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इंडेंट देने के प्रोसेस को इंडेंटेशन कहा जाता है। तो पाइथन के अंदर जब भी इफ एल्स लिखा जाएगा तो जो उसकी बॉडी होती है वो इंडेंटेड होती है, वो एक स्पेस के साथ लिखी जाती है। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन इंडेंटेड स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू एग्जीक्यूटेड। इंडेंटेशंस का मतलब होता है कि वो डिसाइड करता है, बताता है कि दिस बॉडी, दिस स्टेटमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट नॉर्मल स्टेटमेंट। While you are writing the indented statement in a if else, there is no limit. There is no limit on a number of statements. There is no limit on the number of statements. Okay, so it can appear as a block, means you are supposed to write many statements. You can write, but the all statement must be indented if you want कि these statements must be belong to if condition। मतलब अगर आप ये कहना चाहते हो कि ये सारे स्टेटमेंट if की बॉडी है तो इंडेंटेड होनी चाहिए। आप एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो।
अब इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल है कि चेक इफ द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आप उसको एलिजिबल टू वोट का मैसेज दिखाना चाह रहे हो, लेकिन अगर वो 18 से ज़्यादा नहीं है तो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे बाय बाय दिखाना चाहते हो। तो मतलब कहने का अर्थ है कि आपने एक एज डाला 25 और यहाँ पे मैसेज आया यस यू आर एलिजिबल फॉर वोट बाय बाय। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको जरा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गया इस जगह पे। बट अगर सपोज करो कि आपने वैल्यू 15 डाल दिया, अगर आपने वैल्यू 15 डाल दिया तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल बना इसमें यानी कि स्टेटमेंट का, तो 2 के बाद 3, लेकिन 3 के बाद 4 पे नहीं जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा 5 पे जाएगा। तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है 2 3 5। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ का एक अपोजिट। जैसे अभी आपने देखा कि इफ वाले में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बस स्किप कर रहा है, यानी कि इफ की बॉडी से बाहर जा रहा है। बट मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एटलीस्ट एक मैसेज आए यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी के लिए हमारे पास इफ का एक वेरिएंट होता है जिसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो बॉडी हो जाती है, एक बॉडी ऑफ इफ और एक बॉडी ऑफ एल्स। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा कंडीशन ट्रू देता है, मतलब इसका इवैल्यूएशन अगर ट्रू होता है तब तो वो इफ को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर इवैल्यूएशन फॉल्स हो जाता है यानी कि टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो बॉडी ऑफ एल्स को एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल को एग्जीक्यूट कराने के बाद इफ के नीचे यानी कि एंड ऑफ स्टेटमेंट पे ले जाएगा। इफ एल्स लिखने का जो तरीका होता है उसका तरीका होता है इफ के बाद कंडीशन, कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद इंडेंटेड स्टेटमेंट लिखेंगे, जितने चाहे उतने स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो बट दे मस्ट बी इंडेंटेड। उसके बाद आप एल्स लिखते हो, लेकिन एल्स का इंडेंटेशन हम खत्म कर देते हैं। आप नोटिस करो जिस पोजीशन पे इफ है उसी के पैरेलल आपने एल्स को भी लिख रखा है और फिर आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है, फिर आपका ये स्टेटमेंट आता है, इसके नीचे ये स्टेटमेंट्स लिखा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक अ प्रोग्राम कि भाई एक प्रोग्राम हम देखते हैं जहाँ पे कि अगर वोट की मैसेज आ रहा है तो हमें अदरवाइज कंडीशन यानी कि अगर 18 से ज़्यादा या 18 है तब तो एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल का भी मैसेज आना चाहिए। तो नाउ यू आर गोइंग टू एंटर द एज एंड यू आर चेकिंग द सेम प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ, बस हमने यहाँ पे एक एल्स कंडीशन यहाँ पे लगाया और नो यू आर नॉट एलिजिबल एंड देन लास्ट में बाय बाय किया। तो अब अगर आपने 18 डाला तो फ्लो क्या हो गया, सबसे पहले तो 2 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। 2 में आपने वैल्यू डाला 18, मतलब एज की वैल्यू 18 या 18 से ज़्यादा डाल दी। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 पे इवैल्यूएशन होकर इसका कंडीशन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये 3 ट्रू हो गया तो ये 4 पे जाएगा और 4 के बाद ये 7 पे आएगा। यहाँ पे एलिजिबल का मैसेज आएगा और एलिजिबल के बाद आपको बाय बाय का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे मान लीजिए फिर से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, लाइन नंबर 2 रन किया, यहाँ आपने वैल्यू डाला 14। अब 14 18 से छोटा है, ये 3 पे भी जाएगा, 3 पे कंडीशन होगा फॉल्स। 3 पे जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो 4 को स्किप कर जाएगा, इसको स्किप करेगा और कहाँ जाएगा 5 पे जाएगा। 5 पे एल्स लिखा हुआ है तो एल्स पे जाएगा और एल्स के बाद ये 6 पे जाएगा, 6 पे ये मैसेज दे देगा नॉट एलिजिबल और उसके बाद 7 पे जाके ये बाय बाय कर देगा। क्या कर देगा? बाय बाय कर देगा ये। तो इस तरह से आपका ये एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा 2 3 4 5 और 2 3 5 6 7। डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, क्या सिलेक्शन है। इसके बाद आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन मैंने और दिया है कि डिस्प्ले द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे जो अभी ऊपर मैंने एक फ्लो डायग्राम आपको बना के दिखाया था कि यहाँ पे मैंने नंबर 1 इनपुट करवाया, फिर नंबर 2 इनपुट करवाया। ये कमेंट स्टेटमेंट है जो पाइथन इंटरप्रेटर कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब num1 अगर num2 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, num1 माइनस num2, द डिफरेंस बिटवीन दिस। और अगर num1, अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे हैं, बाय बाय भी मैंने यही डाल दिया, हम इसको बाहर भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कॉमन स्टेटमेंट है। ये बाय बाय यहाँ भी है, ये बाय बाय यहाँ भी है, तो कॉमन स्टेटमेंट इफ एल्स में रिपीट करके लिखने का कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम इसको यहाँ भी लिख सकते थे। बट बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द मल्टीपल स्टेटमेंट्स कि कैसे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे इंडेंटेशन देते हैं, इसको दिखाने के लिए
मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि काम कैसे हो रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वो लाइन नंबर 5, 6, 7 रन कराएगा और सीधा प्रोग्राम से बाहर एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन नंबर मान लीजिए 1, 2 एग्जीक्यूट किया, 3 एग्जीक्यूट किया, 4 पे कंडीशन फॉल्स आ गया, 4 पे फॉल्स आते वो 8 पे जाएगा। कहाँ जाएगा? 8 पे जाएगा। 8 पे बाद 9, 10, 11 करेगा और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। तो ये इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस रहेगा। आई होप सो कि आपके समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। और मेरे साइट्स पे MyCS ट्यूटोरियल पे आप विजिट करते रहें, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा, टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल भी आएगा। और ऐसा भी कोई लिंक होगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी तरह के मैसेज को। तो ये मैंने 2 आउटपुट आपको दिखाया है। कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मैंने आपके लिए प्लान किया था, आप एक बार इसको देखिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अगर ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देख लिया इन क्वेश्चंस को और अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो आप कमेंट करके बताना मुझे, मैं बताऊंगा उसके बाद आता है मल्टीपल कंडीशंस। ये मल्टीपल कंडीशंस का क्या मतलब है? देखिए, कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि अभी तक हमने ये देखा था कि हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो ट्रू पे काम होगा या फॉल्स पे काम होगा। बट कई बार हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, m ऑप्शंस हो सकते हैं, n ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। तो जब आपके पास n ऑप्शंस होते हैं, यानी कि भाई कि n ऑप्शंस का मतलब हो गया कि भाई एक सिचुएशन ये है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये काम करो, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो सेकंड सिचुएशन को चेक करो, अगर ट्रू होगा तो ये काम करो, ये भी फॉल्स हो जाता है तो थर्ड सिचुएशन चेक करो, ये ट्रू होगा तो ये काम करो, ये भी फॉल्स हो जाता है तो फोर्थ को चेक करो। तो इस तरह से आपके पास n कंडीशंस हो सकते हैं और लास्ट में एक अदरवाइज कंडीशन होता है कि भाई सारे फॉल्स हो जाए तो ये काम करना। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास होता है इफ, एलिफ, एल्स। मतलब एल्स के साथ जनरली हम कंडीशन तो नहीं लगाते हैं, लेकिन हम एल्स के साथ एलिफ यूज करते हैं, जिसमें एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। इफ एलिफ इफ कंस्ट्रक्ट आपको क्या फैसिलिटी देगा? जहां पे आप मल्टीपल डिसीजन में से काम कर सकते हैं। जैसे पहला आपने कंडीशन लगाया, अगर ये ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, बाकी सारे अपने आप स्किप हो जाएंगे, कुछ नहीं होना इसका। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो ये एलिफ पे जाएगा। एलिफ मतलब ये एल्स इफ है, एल्स के अंदर इफ है। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे देखो, इफ कंडीशन, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे लेटर ऑफ एल्स एल से बन जाता है और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट होगा, फिर आपने एल्स लिखा, एल्स के अंदर आपने फिर से इफ कंडीशन लगा दिया। ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कुछ बॉडी लगा, फिर इसका एल्स आ गया, इस एल्स के अंदर भी आपने फिर से इफ लगा दिया। इसको लेटर ऑफ इफ एल्स कहते हैं। तो लेटर ऑफ इफ एल्स से बचने के लिए कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है, फिर आपने इस इफ का एल्स लिखा यहाँ पे। तो कुछ ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑफ इफ एल्स हम इफ एल इफ का इस्तेमाल करते हैं इस जगह पे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एलिफ हो गया, कंडीशंस हो गए, एलिफ हो गया। आप मल्टीपल एलिफ लगा सकते हैं और लास्ट में आप अदरवाइज कंडीशन लगा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एल्स आपका ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है। कब बताया आपको? तो जब आपको इफ बता रहा था, जब मैंने बताया था कि सिर्फ इफ अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इफ के साथ कंडीशन और एक बॉडी अपने स्टेटमेंट लगा दिया। लेकिन आप सिंपल एल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एल्स हमेशा इफ को फॉलो करता है। एल्स किसको फॉलो करता है? इफ को फॉलो करता है। अगर इफ नहीं है तो एल्स की कोई जरूरत ही नहीं है। और एल्स आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, यानी कि आपको सिर्फ ट्रू कंडीशन पे काम करना है, फॉल्स पे आपको कुछ नहीं करना, आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे केस में एल्स हम नहीं भी लगाते हैं।
नंबर ऑफ एलिफ जो है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सिचुएशंस कितने हैं, कितने सिचुएशंस आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा मुझे 4 सिचुएशंस हैंडल करना है। 4 में सिचुएशन एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक अदरवाइज है। तो यहाँ पे 1 के लिए तो हमने इफ लगा दिया, 2 के लिए हमने एलिफ लगा दिया, 3 के लिए हमने एलिफ लगा दिया और अदरवाइज के लिए हमने सिर्फ एल्स लगा दिया। तो अब देख लो कि नंबर ऑफ कंडीशन सिचुएशंस कितने हैं। नंबर ऑफ सिचुएशन जितने होंगे उससे 2 कम एलिफ की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो मेन इफ हो जाता है और एक हमारा अदरवाइज यानी कि एल्स हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कि भाई इफ द फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, अगर फर्स्ट फॉल्स होगा तो एलिफ पे जाएगा, सेकंड फॉल्स होगा तो एलिफ पे जाएगा। अब एल्स को आपने नहीं लिखा, मतलब आपके पास कोई अदरवाइज सिचुएशन नहीं है, आपके पास बस इतना ही सिचुएशन है कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये करना, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू हो तो ये करना। इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हो, एनी वन इज नॉट ट्रू, तो कुछ मत करना, डू नथिंग का आपके पास कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ऐसे केस में आप एल्स को रिमूव कर सकते हैं। एक प्रोग्राम देखते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप अपने परसेंटेज मार्क्स को डालिए और आपको स्पेशली ग्रेड बताया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है, अगर आप अपने रिपोर्ट कार्ड को देखते होंगे तो ग्रेड अलग अलग ग्रेड होते हैं। किसी का A+ ग्रेड होता है, किसी का A ग्रेड आ रहा है, किसी का B1 आ रहा है या B+ आ रहा है, किसी का C आ रहा है, किसी का D आ रहा है, किसी का E आ रहा है। ये जो ग्रेड होता है ना, ये डिफरेंट रेंज पे होता है। जो आपका परसेंटेज है, जो आपका मार्क्स का रेंज होता है, जो परसेंटेज का रेंज होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या ग्रेड आएगा। किसी का मान लो 95 एंड अबव है, 90 एंड अबव है तो A+ ग्रेड आ गया, 80 एंड अबव, 80 to 90 है तो उसको मान लो A ग्रेड आ गया, A+ ग्रेड 90 अबव हो गया, है ना। 70 to 80 है तो उसको B ग्रेड मिल गया, 60 to 70 है तो उसको C ग्रेड मिल गया। इस तरह से एक रेंज डिफाइन होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो हम उसको A ग्रेड देना चाहते हैं। तो अगर आपका मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो आपको मल्टीपल ग्रेड तो मिलेंगे नहीं, आपको सिर्फ A मिलेगा, A लेके आप बाहर आ जाएंगे, है ना। योर ग्रेड इज लास्ट में ये आपके ग्रेड की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर उसका परसेंटेज 90 से ज़्यादा नहीं है, तब आके हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या उसका ग्रेड 80 से ज़्यादा बट 90 या 90 के बराबर है। 80 से ज़्यादा है बट 90 या 90 के बराबर है, 90 से कम है या उसके बराबर है, तो उसको हम B+ ग्रेड असाइन कर रहे हैं। ग्रेड नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे A असाइन हो रही है, यहाँ पे B+ असाइन हो रही है। इस तरह से अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 70 या लेस देन इक्वल टू 80 है तो उसको B ग्रेड असाइन कर रहे हैं। परसेंटेज 60 से ज़्यादा है बट 70 या उससे कम है तो उसको हम C+ ग्रेड दे रहे हैं। और परसेंटेज 50 से ज़्यादा या लेस देन 60 है तो हम उसको D दे रहे हैं। और ये हमारा अदरवाइज कंडीशन है कि भाई इसमें से कोई भी, मतलब उस बच्चे को 50 नंबर से भी कमाए हुए हैं, तो ऐसे केस में आप उसको E ग्रेड दे रहे हैं और लास्ट में आप बता भी रहे हैं कि आपका ग्रेड क्या आया है। जरा इसके एग्जीक्यूशन को देखते हैं। किसी ने यहाँ 65 डाला, तो अगर आपने इसकी वैल्यू, मतलब ग्रेड की वैल्यू 65 डाले तो देखो पहला 90 वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, 80 से 90 वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, 70 से 80 वाला भी कंडीशन फॉल्स हो गया, बट 60 से 70 वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो ग्रेड की वैल्यू क्या हो गई? C+ देने के बाद वो इसको चेक नहीं करेगा, इसको चेक नहीं करेगा, क्योंकि एक भी इफ वाला कंडीशन रन कर जाता है तो उसके नीचे के सारे एलिफ और एल्स इग्नोर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? अब अगर मैं इस केस में फ्लो बताऊँ कि भाई फ्लो क्या था, तो देखो सबसे पहले लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 के बाद यहाँ पे लाइन नंबर 3 खाली है तो छोड़ दीजिए, लाइन नंबर 3 लिख दीजिए, फिर लाइन नंबर 4, फिर लाइन नंबर 6, फिर लाइन नंबर 8, फिर लाइन नंबर 10, फिर लाइन नंबर 11 और 11 के बाद सीधा लाइन नंबर 16। ये रहा इसका सीक्वेंस, इसका फ्लो। एक और क्वेश्चन है, चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो यहाँ भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है कि नंबर अगर 0 से ज़्यादा है तो मैसेज आ जाएगा पॉजिटिव है, नंबर अगर 0 से कम है तो मैसेज आ जाएगा नेगेटिव है, अदरवाइज नंबर 0 है ना। तो आपने क्या किया? नंबर इनपुट कराया, फिर चेक किया कि नंबर 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव का मैसेज दो, नंबर 0 से कम है एलिफ, मतलब अगर ये फॉल्स 0 से ज़्यादा नहीं है तो चेक करो कि क्या 0 से छोटा है। अगर 0 से ज़्यादा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, इसका मतलब वो बराबर होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आउटपुट दिया गया। 8 डाला तो इसने पॉजिटिव दिखाया, 0 डाला तो इसने 0 दिखाया, -9 डाला तो इसने नेगेटिव दिखाया। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन हियर। कलर लाइट सिग्नल है कि रेड होगा या रेड होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने और कंडीशन लगाया है
ये मैंने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का क्या यूज होता है। दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, कि इन लॉजिकल एंड लॉजिकल और का क्या इस्तेमाल है। इट इज़ यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, और ये हमें ट्रू रिजल्ट तब देता है जब ये भी ट्रू होता है और ये भी ट्रू होता है। अदरवाइज ये एक्सप्रेशन पूरा फॉल्स हो जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा। जबकि अगर हम और की बात करें तो और में क्या होता है कि कोई एक भी ट्रू हो। मान लो आपने कलर कोड डाला, किसी ने कैप्स लॉक ऑन करके टाइप कर दिया, किसी ने कैप्स लॉक ऑफ करके टाइप कर दिया, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई सिग्नल जो है इफ सिग्नल इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते थे RED, हो सकता है आप ऐसे भी टाइप कर दे रेड को, है ना। तो जितनी पॉसिबिलिटीज है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि सिग्नल अगर स्मॉल में हो तो भी स्टॉप का मैसेज देना है, या सिग्नल अगर रेड में टाइप किया हुआ है यहाँ पे जो कलर कोड हम डाल रहे हैं तो भी उसको मैसेज स्टॉप का देना। सेम यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज के लिए ग्रीन के लिए भी वही काम किया गया। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन मैंने स्मॉल में टाइप किया तब भी मैसेज क्या है हमारे पास को। यहाँ पे ऑरेंज मैंने कैप्स लॉक हम ऑन करके टाइप किया, कैप्स में टाइप किया, तो मैसेज क्या आ रहा है 20 लो। क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे 20 लो, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अगर मैंने रेड स्मॉल में टाइप किया तो मैसेज क्या आ रहा है स्टॉप, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 में से स्मॉलेस्ट आपको प्रिंट करने हैं। तो इस काम को आप कैसे करेंगे, इस काम के लिए आपको 3 नंबर इनपुट करना है ABC, ठीक है। ये लेटर ऑफ इफ एल्स से भी बन सकता है, ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखो A<B एंड A<C, तो A B से भी छोटा हो और A C से भी छोटा हो, मतलब दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है इसका मतलब A इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बी ए से भी छोटा हो और बी सी से भी छोटा हो, दोनों कंडीशन अगर ट्रू, अगर ये फॉल्स हो गया, मान लो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होके बाहर आया, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ या दोनों ही ट्रू नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जब ये फॉल्स होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ए स्मॉलेस्ट तो नहीं है, तो चेक करेगा कि क्या बी ए से भी छोटा है और सी से भी छोटा है। अगर ये दोनों ही ट्रू हो जाएगा तब तो मैसेज आ जाएगा बी इज द स्मॉलेस्ट। बट मान लो ये भी फॉल्स हो गया तो वो आके चेक करेगा कि सी, क्या सी लेस देन है ए से या सी लेस देन बी है। दोनों ही ट्रू हो रहा है तब तो सी स्मॉलेस्ट देन। लेकिन मान लो ये भी फॉल्स हो गया तो मैसेज आएगा ऑल नंबर्स आर इक्वल, कोई किसी से छोटा नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट, जैसे मैंने यहाँ पे 2 2 2 डाला तो देखो आउटपुट क्या आया, ऑल नंबर्स आर इक्वल। यहाँ पे 8 10 4 डाला तो आउटपुट क्या आया 4 स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 10 8 15, यानी मैंने 8 को छोटा, बी को छोटा कर दिया तो मैसेज क्या आ रहा है 8 आ रहा है। यहाँ पे 5 को स्मॉलेस्ट कर दिया तो यहाँ पे मैंने ए को स्मॉलेस्ट किया, यहाँ मैंने बी को स्मॉलेस्ट किया और यहाँ मैंने सी को स्मॉलेस्ट किया और यहाँ पे मैंने सबको इक्वल डाल दिया। तो अकॉर्डिंगली आपको मैसेज देखने को मिलता है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, देखो इफ एल्स के अंदर जब कोई दूसरा इफ एल्स लिखा जाएगा, इफ एल्स रिटन इनसाइड द अनदर इफ एल्स, तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ भी हो सकते हैं इफ एल्स, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगा दिया, स्टेटमेंट लिखा, अब इसके नीचे मैंने क्या किया कि एक कंडीशन और इफ एल्स लगा दिया, मतलब इफ के अंदर भी कुछ इफ एल्स आ गए या और एल्स स्टेटमेंट आ गया, या मान लो इफ़ के अंदर सिंपल स्टेटमेंट है और एल्स के अंदर इफ एल्स। अभी मैंने आपको बता रहा था कि 3 नंबर से ग्रेटेस्ट या परसेंटेज वाले मार्क्स का मान लो क्वेश्चन बनाना है, तो परसेंटेज वाले मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है, यही देखते हैं इसको। तो अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लगा दिया कि 3 नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर ए ग्रेटर देन बी है, चेक करो ए क्या सी से ग्रेटर देन है, तो ए मतलब लार्जेस्ट का क्वेश्चन होगा, आई थिंक, हाँ ग्रेटेस्ट नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 3 नंबर आपने इनपुट कराए ए बी सी, फिर आपने चेक किए कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, अगर है तो चेक करो कि क्या ए सी से भी ग्रेटर देन है। अब अगर ए बी से ग्रेटर देन है और ए सी से ग्रेटर देन नहीं, लेकिन सी से छोटा है, ये बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है, तो छोटा है तब तो सी बिगर होगा, अदरवाइज ए बिगर है। अगर मान लो ए बी से ग्रेटर देन नहीं है तो इस एल्स पे जाएगा, मतलब कि बी ए से ग्रेटर देन है, तो मैंने बी और सी में कंपेयर कर लिया, अब बी ए से तो बिगर हो ही चुका है यहाँ पे, अब बी और सी में जो बिगर होगा वो मैसेज आपको आ जाएगा कि बी इज ग्रेटर देन एंड सी इज ग्रेटर देन। जैसे रीड्स 3 इंटीजर नंबर एंड प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, मान लो आप 3 नंबर को रीड करोगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाना है, तो इसके लिए भी हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स लिख सकते हैं। 3 नंबर आपने इनपुट करा दिया, फिर आपने चेक कर लिया कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो सबसे स्मॉल, मतलब ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए, तो दोनों ही ट्रू हो जाए, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ए है। अब बी और सी में हमें चेक करना है कि स्मॉलेस्ट कौन है, अगर बी सी से भी छोटा है
तो मतलब ए बी सी ये सीक्वेंस होगा प्रिंटिंग का। तो यहाँ पे मिन मिड मैक्स में मैंने क्या लिखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि मिन को मिल गया ए की वैल्यू, मिड को मिल गया बी की वैल्यू और मैक्स को मिल गया सी की वैल्यू। ये प्रोसेस अदरवाइज मतलब बी सी से छोटा नहीं है तो अदरवाइज पे जाएगा और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सी बी लिख दिया, मतलब जस्ट इसका पोजीशन है। ये तो स्मॉलेस्ट था ही, लेकिन सी और बी में ये स्मॉलेस्ट है, तो आपको असेंडिंग यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले दिखाना है, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट वैल्यू को आपको दिखाना है। अब ए मान लो ए के कंडीशन, पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, ये ऊपर वाला ही पूरा का पूरा ए फॉल्स हो गया, तो आप एलिफ पे चले जाओगे, फिर बी सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, फिर ए और सी में हम डिसाइड करेंगे, सेम रिपीट कर दिया, और दोनों का दोनों अगर फॉल्स हो गया तो अदरवाइज पे जाएंगे, यानी कि सी सबसे स्मॉलेस्ट तो है ही, तो ए और बी में चेक कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करते हैं, फिर असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको प्रिंट करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 15 10 12, तो पहले 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, तो देखो 10 12 15। ये लेस देन का साइन कहाँ से आ रहा है, ये साइन सेपरेटर से आ रहा है। मैंने सेपरेटर में क्या डाला, लेस देन डाला। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू में स्पेस होती है। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन में मैंने इस चीज़ चैप्टर में समझाया था इस चीज़ को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो सैप के कारण ये क्या हो गया, बीच में स्मॉलेस्ट लेसेस्ट का लेस देन की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेनू ड्राइवन प्रोग्राम। ये मेनू ड्राइवन प्रोग्राम क्या होता है, जब आप लार्ज स्केल पर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप यूजर से एक चॉइस लेते हैं। यूज़र ने आपको एक चॉइस दिया कि भाई मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट करना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। मतलब आपके एक प्रोग्राम में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं फाइल मेनू पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलता है, एडिट मेनू पे क्लिक करता हूँ, मुझे कोई और ऑप्शन देखने को मिलता है। अब जैसे देखो यहाँ विंडो पे क्लिक है, ये मल्टीपल ऑप्शन है, ये चॉइस है यूजर का। आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम है, जो फंक्शंस है, वो रन कर जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप अपना खुद का मेनू ड्राइवन प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मेनू ड्राइवन प्रोग्राम में हम जस्ट इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी तो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम होता है। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि अगर यूज़र ने 1 डाला तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल के देगा, यूज़र ने 2 डाला तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल के देगा। तो आपने पहले यूज़र से क्या पूछा, चॉइस पूछा कि भाई अपना चॉइस दो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 डालना है या 2 डालना है। तो यूज़र ने चॉइस दे दिया 1। जब यूज़र ने चॉइस 1 दे दिया तो आपने उससे पूछा कि भाई ठीक है रेडियस बताओ, एंड अकॉर्डिंगली आपने एरिया कैलकुलेट किया और एरिया को डिस्प्ले करा दिया। बट मान लो यूज़र ने चॉइस 2 दे दिया, तो ये इफ वाला कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा, वो सीधा एलिफ पे चला जाएगा, चेक करेगा चॉइस 2 है। अगर चॉइस 2 है तो आपसे फिर से रेडियस पूछेगा वो, और इसके बाद उसने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होगा और सरकमफ्रेंस एज आउटपुट दिखा देगा। लेकिन आपने चॉइस 2 भी नहीं दिया, आपने 1 भी नहीं दिया, आपने अपनी मर्जी का कोई भी नंबर डाल दिया। तो उस केस में क्या होगा, जब ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो अदरवाइज यानी कि एल्स पे जाएगा और मैसेज क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। तो ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 डाला तो मुझे क्या मिला, इनवैलिड चॉइस। यहाँ पे मैंने 2 डाला तो इसने रेडियस पूछा, इसने सरकमफ्रेंस दिखाया, और यहाँ पे मैंने चॉइस में 1 डाला तो इसने मुझे एरिया दिखा दिया रेडियस लेके हमसे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है मेरे में अर्थमेटिक कैलकुलेटर, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपसे ये कह दिया जाए कि अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाइए। तो मान लो आपने कुछ ऑपरेटर सिंबल डाले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अकॉर्डिंगली आपको प्लस का काम, डिफरेंस का काम, प्रोडक्ट और डिवाइड का काम करना है। सबसे पहले मैंने आपसे ऑपरेटर पूछा कि भाई आप एक ऑपरेटर डालो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, यहाँ पे इनका। अगर इस मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में आपको नहीं पता है तो अभी पिछला वीडियो देखिएगा, पाइथन डेटा हैंडलिंग वाला वीडियो, जहाँ पे हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, डेटा हैंडलिंग इन पाइथन। पिछला ही वीडियो है, उससे पहले पाइथन फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का वीडियो डाला था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपकी ओपी की वैल्यू है, हम उसको चेक कर रहे हैं कि ओपी की वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कुछ डाला गया है या कुछ दूसरा चीज आपने डाल दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब जो आपके ओपी की वैल्यू है वो इनमें से नहीं है, तो ये इन ऑपरेटर हमें फॉल्स देगा। अगर ओपी की वैल्यू इनमें से नहीं है तो ये सीधा ले जाएगा एल्स पे और मैसेज दे देगा इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। बट आपने ओपी की वैल्यू वैलिड डाली है, यानी कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से ही कोई सिंबल आपने यहाँ पे टाइप किया था।
तो ये नंबर 1 एंड नंबर 2 आपसे पूछेगा। देन चेक करेगा कि क्या ओपी प्लस है तो सम कैलकुलेट करके आउटपुट दिखा दो, ओपी अगर माइनस है तो डिफरेंस कैलकुलेट करके आउटपुट दिखा दो, ओपी अगर मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आउटपुट दिखा दो, और ओपी अगर, क्योंकि आपने इनमें से डाला होगा तो प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो अदरवाइज का मतलब डिवाइड है, तो आप क्वोशिएंट दिखा दो यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इनवैलिड सिंबल % डाल दिया जो कि हमारे लिस्ट में नहीं है, तो क्या मैसेज आया, इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। और अगर मैंने, अच्छा एक ही आउटपुट दोबारा लगा दिया गया यहाँ पे, अगर मैंने प्लस डाल देते तो यहाँ पे ये हमारा फिर प्लस का काम करके दिखाता, माइनस डालते तो माइनस का काम करके दिखाता। एक प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस यहाँ पर डाला गया है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपसे बन जाता है तो सो गुड, अदरवाइज आप कमेंट मैसेज कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे आजकल तो बच्चे स्मार्ट हैं, आप कहीं से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं गूगल पे जब आ जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज फंक्शंस। हमारा इफ एल्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, अब हम पहुंच गए हैं रेंज फंक्शंस पे। रेंज फंक्शंस होता क्या है, देखिए पाइथन के अंदर में एक रेंज फंक्शंस होता है जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करके आपको देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th एंड 12th के लिए। जब भी हम रेंज फंक्शंस को कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करके उस नंबर n-1 यानी कि उस नंबर से एक डिजिट पहले, एक नंबर पहले वो रुक जाएगा और 1 के गैप में आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। रेंज फंक्शन को 3 आर्गूमेंट की जरूरत होती है, बट आप एक आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, आप एक भी दे सकते हैं, आप 2 भी दे सकते हैं, और आप तीसरा भी मेंशन कर सकते हैं। स्टार्ट जो है वो ऑप्शनल है, मतलब स्टार्ट अगर आप नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। स्टॉप मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, स्टॉप तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो जब आप स्टॉप दोगे तो 0 टू स्टॉप -1 तक की वैल्यू रिटर्न कर देगा, और स्टेप भी इसका ऑप्शनल आर्गूमेंट है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। तो जब ये सीक्वेंस जनरेट करता है तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे करके ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। अब जरा सा यहाँ पे देखिए, मैंने एक पहला एग्जांपल दिया रेंज स्टॉप। मैंने बताया था स्टॉप मैंडेटरी है, नहीं कि एक वैल्यू देनी ही होगी रेंज फंक्शन को। ये 0 टू स्टॉप -1 का सीक्वेंस जनरेट करेगा। जैसे रेंज 5 की हम बात करें तो रेंज 5 क्या करेगा, 0 टू 5। अब ये रेंज जो है वो हमें ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, हम प्रिंट रेंज 5 लिख रहे हैं तब भी ये आउटपुट देगा। तो इंटरनली इसने तो रेंज सीक्वेंस बना दिया, बट आउटपुट पे आपको सीक्वेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप अगर आउटपुट स्क्रीन पे भी सीक्वेंस देखना चाहते हैं, आप अगर सिंपली यूज करना चाहते हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आउटपुट स्क्रीन पे भी आप देखना चाहते हैं तो आपको टाइप कास्ट करना होगा। अब ये टाइप कास्टिंग क्या होता है ये मैंने अभी पिछले चैप्टर में बताया है डेटा हैंडलिंग के अंदर में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लिस्ट के थ्रू हमने क्या किया, रेंज की वैल्यू को एज ए लिस्ट प्रिंट करवा दिया। तो देखो आपने रेंज 5 लिखा तो क्या मिला, 0, 1, 2, 3, 4। 4 क्यों, क्योंकि स्टॉप 5 वैल्यू स्टॉप है, और स्टॉप -1 यानी कि लास्ट से एक कम वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से होता है। ठीक है, प्रिंट में भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक लूप लगाया यहाँ पे कि n रेंज 5n को प्रिंट करें, तो ये अभी मैं आपको लूप समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा वैल्यू होता है रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब आपने एक स्टार्टिंग भी दे दी और स्टॉप भी दे दी। मतलब मैं 0 से नहीं चाहता हूँ, मैं 5 से लेके 10 के बीच का एक रेंज चाहता हूँ जिसमें 10 नहीं चाहिए मुझे। तो देखो 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि स्टॉप ये क्या हमारी स्टार्ट वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू है, और ये क्या हमारा स्टॉप वैल्यू है। तो 5 से स्टार्ट करके स्टॉप -1 पे रुक जाता है। अब मान लो 21 से 40 के बीच का नंबर चाहिए जिसमें 40 इंक्लूड नहीं होगा, तो देखो 21 से लेके 39 तक का वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक आता है रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। मैंने बताया था स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, और वो 1 के गैप में ही आपको देख सकते हो 21 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया, 22, 22 + 1 23, 23 + 1 24। बट मैं स्टेप की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, मैं डिफॉल्ट पे काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ नया वैल्यू आए, कुछ इससे ज़्यादा का गैप हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टॉप वैल्यू भी मेंशन कर दिया है, स्टार्ट भी दे दिया है, स्टॉप भी दे दिया और स्टेप भी दे दिया। तो जब आपने स्टेप 3 बता दिया तो ये 3 के गैप पे 1 + 3 क्या हो गया, 4, 4 + 3 क्या हो गया, 7। अब 11, 50, 8। अब ये
इस जगह पे 10 क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 + 3 10 होता है। तो ये हमेशा एक स्टॉप से एक वैल्यू पहले रुकता है। अब 10 क्योंकि स्टॉप वैल्यू है इसलिए उसने उसको प्रिंट नहीं किया। अब 1158 में देखो 11 आ गया, 11 + 8 19 हो गया, 19 + 8 27, 20 + 8 35, 35 + 8 43 और 43 + 8 करेंगे तो 51 हो जाएगा, जो इसे स्टॉप के बियॉन्ड चला जाएगा, इसलिए वहां पे ये आउटपुट नहीं मिलेगा। बैकवर्ड सिंटैक्स सीक्वेंस क्या होता है? आप रेंज फंक्शन से नेगेटिव में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी वैल्यू ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट स्टॉप स्टेप की वैल्यू +1 होती है। स्टार्ट वैल्यू हमेशा स्टॉप से छोटी होती है, बट मुझे अपोजिट आउटपुट चाहिए। मैं स्टार्ट को बिगर लिखना चाहता हूँ, स्टार्ट ग्रेटर देन स्टॉप लिखना चाहता हूँ। ऐसे केस में स्टेप की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, एम्प्टी दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 20,5,4 स्टार्ट तो बिगर है स्टॉप से, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब ये पॉजिटिव होता है तो देखो ये हमें एम्प्टी सीक्वेंस, एम्प्टी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। यहां देखिए 10,1 - 1 यानी कि मुझे 10 से 1 पे जाना है और 1 से पहले ही रुकेगा, स्टॉप वैल्यू तो कभी नहीं आएगा, वो उससे पहले लिखेगा। स्टेप में हमने कह दिया -1, तो 10 से 1 कम करो 9, 9 से 1 कम करो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 स्टॉप वैल्यू है। अब इसी जगह पे मैंने यहाँ पे 20,5 - 4 लगा दिया, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 20 - 4 16, -4 12, -4 8, -4 4, तो 4 नहीं आएगा क्योंकि वो 5 से आगे निकल जा रहा है ना, उससे पहले रुकना है इसको। -1 -10 -1 -1 -2 -3 निगेटिव में भी आप रेंज वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिपीटेशन, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। वीडियो लंबा हो रहा होगा क्योंकि फ्लो ऑफ कंट्रोल एक लंबा चैप्टर्स है। आप पॉज करके वीडियो को समझ के देख के आराम से इसको सीख सकते हैं। काफ़ी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश किया, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब हम ये चाहते हैं कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन मोर देन 1 टाइम हो और टिल कंडीशन ट्रू हो। मतलब एक ही स्टेटमेंट, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है प्रिंट हेलो और आप हेलो को 20 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं, तो क्या मैं 20 टाइम्स हेलो लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, मैं एक ही बार लिखूंगा। अच्छा चलो मैंने लिख दिया 20 टाइम्स, और आपका क्या भरोसा, आपने कह दिया सर 200 टाइम्स करना जरा, मैं 200 टाइम्स लिखूंगा? मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा। मैं कंसेप्ट लगाऊंगा, मैं ट्रिक लगाऊंगा और मैं यहाँ पे रिपीटेशंस के कंसेप्ट को फॉलो करूंगा। पाइथन के अंदर में 2 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना था, तो प्रिंट 1 2 3 4 5 हैप्पी। फर्स्ट 50 करना जरा मतलब यू हैव टू राइट 50 टाइम्स दिस। तो इन चीजों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? बाय यूजिंग द लूप। किसी ने कह दिया 1 लाख तक प्रिंट करके दिखाओ, पागल बन जाएंगे। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैंने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया है, हम फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा काउंट इक्वल टू 1 वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5। काउंट 1 है, तब तक काम करो जब तक काउंट की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दिया मैंने? 1। इसे हम कहते हैं लूप्स कंट्रोल वेरिएबल। और यहां पे मैंने कंडीशन लगा दिया कि तब तक लूप चलाना जब तक कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 5 से कम या उसके बराबर है। फिर लूप के अंदर आके यहां भी इंडेंटेशन होता है, जैसे हमने इफ एल्स में किया, यहां भी इंडेंट्स होगा। लूप के अंदर आके इसने बोला प्रिंट कर दो काउंट को, और उसके बाद काउंट के करंट वैल्यू को प्रिंट करने के बाद काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि चेंज द वैल्यू ऑफ। तो लूप के अंदर में जनरली 4 चीज होता है। लूप्स कंट्रोल वेरिएबल, जिसको एक इनिशियल वैल्यू दिया जाता है, एक स्टार्टिंग वैल्यू होता है उसके पास, कंडीशन बेस्ड ऑन द कंट्रोल वेरिएबल होता है, और जो आपका स्टेटमेंट है जिसको कि आप बॉडी ऑफ लूप कहते हो, तो वो होना चाहिए। और उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए कि आप उसे अपडेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लूपिंग का फायदा यही मिलता है कि हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं जब तक हमारा कंडीशंस ट्रू रहता है। आइए सबसे पहले समझते हैं, हमारे पास 2 तरह के लूप हैं, व्हाइल एंड फॉर। जनरली फॉर लूप जो होता है, अच्छा एक इनफाइनाइट लूप का टर्म समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप गलती से भूल गए काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना। काउंट की वैल्यू यहां पे 1 थी, कंडीशन ट्रू हो गया, 1 को प्रिंट कर देगा, फिर आके चेक करेगा, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगा, फिर 1।
तो ये इनफाइनाइट लूप का सिचुएशंस है, मतलब ऐसे सिचुएशंस जहां पे लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है उसे हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं। फॉर एंड वाइल, फॉर लूप को जनरली कहा जाता है फाइनाइट लूप, और वाइल लूप जो होता है वो यूजर डिफाइंड होता है, तो जब तक आप चाहे तब तक रन करवा सकते हैं। बट जनरली फॉर लूप के जो क्वेश्चंस हैं वो वाइल लूप से सॉल्व हो जाते हैं, बट वाइल लूप के सारे क्वेश्चंस फॉर से सॉल्व नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, फॉर स्टेटमेंट इज यूज टू इटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस। फॉर हमेशा सीक्वेंस या रेंज पे काम करता है, तब तक रन करेगा जब तक कि वो सीक्वेंस या रेंज के अंदर डेटा है। वो डेटा रेंज कुछ भी हो, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, लिस्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर लूप को हम फाइनाइट लूप कहते हैं, बिकॉज वाइल यूजिंग द फॉर लूप इट इज नोन इन एडवांस द नंबर ऑफ टाइम्स। क्योंकि जब भी आप फॉर लूप को यूज करोगे तो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि आप जिस रेंज या जिस सीक्वेंस की बात कर रहे हो उसके अंदर में कितने डेटा हैं, कितनी वैल्यू है, ये हमें पहले से ही पता होता है। सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप का? फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस और आइटम्स इन रेंज। देन आपको यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन लगाने के बाद आपको इंडेंट करना है और लूप के स्टेटमेंट, लूप की बॉडी आपको यहाँ पे लिखना है। जब भी आप इस लूप को एग्जीक्यूट कराओगे फॉर लूप में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस सीक्वेंस या आइटम्स रेंज से एक एक वैल्यू उठ के कंट्रोल वेरिएबल को मिलता रहेगा, और जितनी बार कंट्रोल वेरिएबल को वैल्यू मिलता रहेगा उतने टाइम्स तक बॉडी ऑफ लूप का एग्जीक्यूशन होएगा। यानी कि अगर सीक्वेंस से 5 बार कंट्रोल वेरिएबल को कोई वैल्यू मिल रहा है तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा, यानी कि इस बॉडी का एग्जीक्यूशन 5 टाइम्स होगा। लेकिन अगर कंट्रोल को 50 टाइम्स तक सीक्वेंस या रेंज से वैल्यू मिल रहा है तो ये लूप भी 50 टाइम, यानी कि बॉडी भी 50 टाइम्स रन करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई अपना नाम डालो और आपके नाम के सारे कैरेक्टर को इंडिविजुअली प्रिंट करना है, तो आपने यहाँ पे एक लूप चलाया, नाम इनपुट करा, एक लूप चलाया फॉर ch इन नेम। ch इज द वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इन सिंटेक्स का पार्ट है नेम। नेम में मान लो यहाँ पे किसी ने पाइथन टाइप कर दिया, तो पाइथन, तो ये नेम के अंदर से सबसे पहले p मिलेगा, किसको? ch को, और आके वो प्रिंट ch करेगा। लूप के अंदर में ch के हर एक वैल्यू के लिए प्रिंट ch होगा, तो p को प्रिंट कर देगा। सिंपली प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करने के बाद कर्सर को नीचे ले जाता है। नहीं पता है प्रिंट के बारे में तो गेटिंग स्टार्टेड वाला जो वीडियो था उसको जरूर देखिएगा, प्रिंट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर ये प्रिंट करने के बाद वापस यहां आ जाएगा। अब क्योंकि ये यहां से वापस यहां आ गया तो ch को नया वैल्यू मिलेगा जो कि होगा y, और फिर y को प्रिंट करेगा, प्रिंट करके कर्सर नीचे जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, ch को नया वैल्यू मिलेगा t, फिर t प्रिंट होगा, फिर ch को नया वैल्यू मिलेगा h, फिर h प्रिंट होगा, फिर o प्रिंट होगा, फिर n प्रिंट होगा, और n के बाद ch को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा तो लूप से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा ये। अब जैसे यहाँ पे देखो कि कहता है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट एंड प्रिंट ऑल एलिमेंट्स इंडिविजुअली, मतलब आप एक लिस्ट क्रिएट करो, तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया, उसके सारे वैल्यू को इंडिविजुअली प्रिंट करना है। तो सिंपली लूप लिखना है वैल्यू इन एल, वैल्यू कंट्रोल वेरिएबल है, एल आपका सीक्वेंस हो गया, लिस्ट हो गया, तो इस एल से एक एक वैल्यू को मिलता जाएगा। पहले 25 मिलेगा, फिर 10, 25 के लिए 25 को प्रिंट कराया जाएगा, फिर आएगा, फिर 10 मिलेगा तो फिर 10 को प्रिंट कराया जाएगा 25 के बाद। ठीक है, फिर इसको 20 मिलेगा तो 20 को प्रिंट कराएगा, फिर वैल्यू को 45 और 45 प्रिंट करेगा। अब इसके अंदर कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो 1 to 10 कोई नंबर प्रिंट कराने हैं, हॉरिजॉन्टली प्रिंट कराने हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट, हम रेंज के कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहीं पे रेंज का इस्तेमाल होता है और इसलिए लूप से पहले आपको रेंज फंक्शन बताया गया है, समझाया गया है। फॉर n इन रेंज 1, 11 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 1 से 10 तक का सीक्वेंस बना के देगा। उसमें से n को सबसे पहले 1 मिलेगा, 1 के लिए आएगा, n को प्रिंट करेगा, end/t यानी कि गैप दे देगा, यहां से आके फिर यहां जाएगा, फिर n को नेक्स्ट वैल्यू 2 मिलेगा, फिर ये 2 को प्रिंट करेगा, फिर एक गैप दे देगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसको 3 मिलेगा, 3 प्रिंट करके गैप देगा, फिर आएगा 4 मिलेगा, 4, 5। इस तरह से आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम ए सीक्वेंस दैट इज लिस्ट, लिस्ट के अंदर से आपने सारे प्रोग्राम्स को प्रिंट करा दिया। मतलब राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम एंड प्रिंट इट 10 टाइम्स। मान लो आपसे ये कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन कुछ मुझे लगता है डिफरेंस हो गया है, क्वेश्चन ये है एक्चुअली
तो 10 टाइम्स आपको अपने नाम को प्रिंट करना है विथ नंबर, विथ सीक्वेंस। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लूप चला है। सबसे पहले आपने नाम इनपुट कराया और अब यहाँ पे आई इन रेंज 1,11 कर दिया। 10 की जगह पे अगर 100 टाइम्स हो जाता तो यहाँ पे 101 लिख देते, है ना, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम होगी। अब यहाँ पे प्रिंट आई से क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। और नेम में तो रवि जो आपने डाला, तो जैसे आपने रवि इनपुट किया तो देखो 1 रवि, 2 रवि, 3 रवि, 1 2 3 4 तो सीक्वेंस हो गया। इस तरह से 10 रवि 10 टाइम्स तक आपके नाम को प्रिंट कर दिया गया। डिस्प्ले ऑन नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, दो नंबर के बीच के सारे नंबर दिखाने हैं। तो आपने दो नंबर इनपुट करवा दिया है, ए और बी। अब आपने रेंज फंक्शन का कंसेप्ट लगाया है, ए से स्टार्ट करो और b+1 पे जाके रुक जाओ। ए से स्टार्ट करो, b+1 पे जाके b+1 यानी कि b को इंक्लूड कर लो और स्टेप की वैल्यू 1 है। तो आपने अगर 5 से 10 डाला तो ये 5 6 7 8 9 10 5 और 10 को इंक्लूड कर रहा है। क्यों इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे b+1 लिखा था। अगर आप सिर्फ b लिखते तो ये इसको इंक्लूड नहीं कर पाता। और भी क्वेश्चंस हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको देखिए। इवन नंबर 1 से 10 के बीच का इवन नंबर प्रिंट कराना है तो फिर से रेंज, यहाँ पे हम इफ एल्स का कंडीशन लगा दिए। इफ n मॉडुलस 2, अगर n को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब ये नंबर हमारा इवन नंबर है। लेकिन अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो ऑड नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रोग्राम में सिर्फ आप एक लाइन इसको चेंज कर दो कि n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 कर दो, तो ये अब आपको ऑड नंबर प्रिंट करके देगा। जब आप प्रिंट n करोगे तो ये आपको 1 3 5 7 9 ये नंबर प्रिंट करके आपको देगा। जबकि यहाँ पे इक्वल टू 0 से आप क्या कर रहे हैं, इवन नंबर को चेक करें, क्योंकि वी ऑल नो कि एनी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब मान लीजिए आपको कोई टेबल ऑफ गिवन नंबर प्रिंट करवाना है, तो देखो रेंज का कंसेप्ट लगाया मैंने, यहाँ पे नंबर इनपुट करवा लिया, फिर 5 जो भी वैल्यू है जिसका भी टेबल, मान लो 4 का टेबल प्रिंट कराना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4 से। 2 के बीच में गैप कितने का होगा, 4 का। कब तक चलेंगे, 40 तक चलेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, a, a मल्टीप्लाई 11, a। 4 से स्टार्ट करो, 44 पे जाके रुक जाना, 44 से पहले रुक जाना और 4 का गैप देना है आपको। तो जैसे आपने 4 डाला तो देखो 4 का टेबल आपके सामने हाजिर है। डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर, मतलब कोई भी नंबर उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाना है, इस फॉर्म में दिखाना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमने चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 से लेके 44 के 4 के गैप पे नंबर जनरेट करवा लिया रेंज फंक्शन से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेंज फंक्शन से 1 से लेके 10 तक का नंबर जनरेट करवा रहे हैं और a आपका वो नंबर है जिसका टेबल आपको प्रिंट करना है। अब आपने यहाँ पे x को एज ए मैसेज प्रिंट करा दिया, फिर n को प्रिंट करा दिया। n की वैल्यू शुरू में होगी 1, फिर होगी 2, फिर 3, ये 10 तक जाएगी, इक्वल टू मैसेज हो गया और n मल्टीप्लाई 1, यानी कि n की जो वैल्यू होगी उसको a से मल्टीप्लाई करना है। अगर n 1 है तो 1 मल्टीप्लाई जो भी नंबर, जैसे आपने 4 दिया तो देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या दिखा दिया, 4 दिखा दिया, x की जगह पे x, n के जगह पे 1 और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4 मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद वापस आएगा i की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ये देखो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 2 जा 8। फिर यहाँ जाएगा n की वैल्यू 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। इस तरह से आप टेबल प्रिंट करा सकते हैं किसी भी गिवन नंबर का। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू गिवन नंबर, मान लो उसके नेचुरल नंबर्स का सम, जैसे किसी ने 10 डाल दिया है ना, तो उसका सम निकालना है, नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम इसी के अकॉर्डिंग है, तभी सभी प्रोग्राम में मैंने कमेंट में मैसेज डाला हुआ है। तो देखो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर से आपने क्या किया, n की वैल्यू 1 से num प्लस 1 तक का लिस्ट बनाया, यानी कि 1 से num, और हर एक वैल्यू को, s की वैल्यू 0 है, s इक्वल टू s प्लस n कर दिया, यानी कि s के करेंट वैल्यू में n की वैल्यू को ऐड करते जाओ। तो जब n आपका 1 होगा, s 0 था, तो 0 प्लस 1 1, तो s को नया वैल्यू क्या मिल गया। अब ये 1 प्लस 2 हो जाएगा तो 3 मिल जाएगा, फिर 3 प्लस 3 हो जाएगा तो 6 मिल जाएगा, 6 प्लस 4, ये हमारा क्या है, ये हमारा n है, ये क्या हमारा n है जिसकी वैल्यू 1 से, और ये क्या हमारा s है, लेटेस्ट s है ना। तो 1 2 3, और ये भी शुरू में 0 था, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। इस तरह से आपको ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकाल के दे देगा। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल एक्चुअली जैसे हम सम करते हैं ऐसे यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी करना होता है।
सेम लॉजिक है, बट प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 लिखा गया है और सम में यहाँ पे 0 लिखा गया है, बस इतना ही का ख्याल रखना होता है हमें। फिर से वही लूप चलाया हमने, रेंज 1 से a+1 और p मल्टीप्लाई n, मतलब जो आपका नंबर है p1 है, तो नंबर तक का तो आपने लूप, मान लो आपने दे दिया यहाँ पे 4, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 तक का एक सीक्वेंस बनाएगा और n को पहले 1 देगा। फिर यहाँ पे p इक्वल टू p मल्टीप्लाई n लिखा हुआ है, तो p की वैल्यू अभी शुरू में क्या थी 1 थी, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो p हमारा 1 ही रह गया। फिर इससे आगे जाएंगे तो इस बार n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो p मल्टीप्लाई, तो ये 1 मल्टीप्लाई 2, तो p हमारा 2 हो जाएगा। फिर आप आ जाओगे n की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर आपका 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 हो गया। फिर आप जाओगे 6 मल्टीप्लाई 4 24 हो जाएगा। इस तरह से देखते जाओ, p की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है और उसको हमेशा लेटेस्ट प्रोडक्ट वैल्यू मिल रहा है, पीबीएस वैल्यू मल्टीप्लाई विद द n। तो ये आपका फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो जाता है। वाइल लूप, फॉर लूप जैसा कि आपने देखा कि एक फाइनाइट लूप होता है जहां पे आप रेंज की मदद से, टपल की मदद से, लिस्ट की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से आप लूप बनाते हैं। वहीं पे वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है जो कंट्रोल कंडीशंस पे काम करता है और तब तक लूप चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होता है। कंट्रोल जो होता है एक्चुअली लूप को डिसाइड करता है कि इसको रन होने देना है या नहीं रन देना। वो बार बार हर एक इटरेशंस के बाद, हर एक साइकिल के बाद कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को चेक की जाएगी और देखा जाएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो लूप से बाहर निकाल दो, अदरवाइज लूप के अंदर ही चलते रहो। जब हम वाइल लूप लिखते हैं तो हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है, फिर टेस्ट कंडीशन होता है वाइल के साथ, फिर आपका इंडेंटेड बॉडी ऑफ लूप होता है और अपडेट ऑफ कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइजेशन के साथ साथ अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपडेशन नहीं करोगे तो आपका लूप इनफाइनाइट हो जाएगा और अगर आपने कंडीशन प्रॉपर नहीं लगाया तो आपका लूप सिंगल टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब जैसे 5 नेचुरल नंबर्स हमें वाइल लूप से प्रिंट करने थे, तो हमने कंट्रोल वेरिएबल लिया n जिसकी वैल्यू हमने कर दी 1, क्योंकि हमें 1 से 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 से 5 तक का प्रिंट करना था। अब n स्टार्ट स्मॉल से हो रहा है, स्मॉल वैल्यू से हो रहा है, जाना 5 की तरफ है, तो कंडीशन देखो क्या लगा, n लेस देन इक्वल टू 5 लगा। अब आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया n को, एंड में आपने स्पेस डाल दिया और n इक्वल टू n प्लस, तो ये आपका अपडेट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल हो गया, ये आपका टेस्ट कंडीशन हो गया और ये आपका कंट्रोल वेरिएबल हो गया। और ये प्रिंट जो है वो बॉडी ऑफ लूप, ऐसे तो ये पूरा ही बॉडी ऑफ लूप है, बट इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि जब ये अपडेट है तो इसको हम बॉडी ऑफ लूप कह रहे हैं। तो ये देखिए, इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5। मान लीजिए कोई फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना होता है। एक्चुअली फिबोनाची सीरीज होता क्या है? फिबोनाची सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें फर्स्ट 2 नंबर आर फिक्स 0 and 1 एंड द थर्ड नंबर इज ऑलवेज सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर, यानी कि 0 और 1 हमारा फर्स्ट सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो 0 + 1 1 हो गया। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड बनेगा इस नंबर के लिए और ये थर्ड बनेगा, तो 1 + 1 2 हो गया। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड 3 आ गया। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 5 आ गया। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड है, 8 आ गया। इस तरह से फिबोनाची सीरीज हमारा जनरेट होता रहता है। तो फिबोनाची सीरीज को जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे 0 और 1 को फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ काउंटिंग 2 बता दिया, क्योंकि 2 नंबर तो आपने पहले दे दिया, पहले ही पता है आपको, ए और बी दे दिया। मान लो टोटल 7 टर्म्स देने हैं हमें, 7 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 2 3 2 5 2 7 टर्म देने हैं, यानी कि 8 तक का आउटपुट आएगा। तो हम एक काउंटर चला देते हैं, एक n, जिसमें हमने n का स्टार्टिंग वैल्यू 2 रखा। क्यों रखा? क्योंकि पहला 2 नंबर मेरे पास है, मैसेज दिया फिबोनाची सीरीज और a और b को प्रिंट करा दिया, यानी कि 2 नंबर आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपने लूप चलाया कि तब तक चलो जब तक n की वैल्यू 7 से कम। थर्ड नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमने a और b को क्या किया, ऐड कर दिया, तो इससे हमारा थर्ड नंबर हो गया और उसको प्रिंट करा दिया, तो 1 आ गया। अब क्या करना होगा, ये फर्स्ट और सेकेंड और ये थर्ड है, अगले वाले नंबर के लिए हमें इसको रिप्लेस करना पड़ता है। जो फर्स्ट नंबर था ए को अब हमने बी की वैल्यू दे दी, मतलब अब इसको फर्स्ट बना दिया, और जो सेकंड नंबर बी था उसको हमने थर्ड की वैल्यू, यानी ये सी की वैल्यू किसको दे दी, हमने बी को दे दी। अब ये ए है और ये बी है और सी कैलकुलेट होगा, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है, और काउंटर को भी बढ़ा दिया क्योंकि आपने 2 नंबर तो यहां प्रिंट किया था, 1 नंबर आपने यहां प्रिंट कर दिया, तो टोटल 3 नंबर आपने प्रिंट कर दिया, 3 टर्म हो गए। इसके बाद ये वापस आके चेक करेगा, अभी भी n जो है वो 7 से छोटा है,
तो सी कैलकुलेट करेगा। सी जब कैलकुलेट करेगा तो 1 + 1 2, तो ये 2 हो जाएगा और सी को भी प्रिंट करा देगा। अब फिर से ये हो गया कि ये जो दो नंबर थे आपका, ये जो दो नंबर हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 7 से छोटी है। ठीक है। प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम ए सीक्वेंस, यहां भी क्वेश्चंस गलत है, इसको भी मुझे चेक करना पड़ेगा। टू प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग द व्हाइल लूप। फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर होता है जिससे नंबर डिवाइड हो जाता है। इटसेल्फ इज ऑल्सो ए फैक्टर, ये ध्यान में रखना है। नंबर का जो खुद का पार्ट होता है वो भी फैक्टर होता है। तो फैक्टर प्रिंट करने के लिए पहले तो आपने नंबर इनपुट किया, फिर आपने एक नंबर एज्यूम किया फैक्टर 1, फैक्टर ऑफ n मैसेज आ गया। अब आपने यहाँ पे लगाया लूप तब तक चलाया जब तक कि उसके आधे तक, हम नंबर के आधे तक नहीं पहुंच जाते हैं। अब आधे तक ही क्यों जा रहे हैं भाई? तो आधे तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आधे से आगे वाले नंबर से डिवाइड नहीं होगा, अब वो सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होगा। मान लो 50 अगर आपका नंबर है तो उसका डिवीजन आप 25 से कर सकते हो। 50 का डिवीजन अप टू 25 कर सकते हो। 25 के बाद अब 50 ही मिलेगा, जैसे 1 मिलेगा, 5 मिलेगा और 25 मिलेगा 50 को डिवाइड करने के लिए, सॉरी 10 भी मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो 25 के बाद जो लास्ट फैक्टर है वो 50 होता है। तो लूप का इटरेशन कम हो जाए, मतलब भाई 50 बार लूप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आप 1 से लेकर नंबर के आधे तक के नंबर पर जाएंगे और हर एक नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। जिस नंबर से n डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस वाले नंबर को तो हम प्रिंट कर देंगे। अगर वो डिवाइड नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया, तो हम सीधा फैक्टर की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते जाएंगे, और ट्रू हो गया तब भी प्रिंट करके भी इंक्रीज करेंगे इसको, और लास्ट में हम इटसेल्फ को भी प्रिंट कर देंगे। तो जैसे आपने 20 डाला तो देखो 20 का फैक्टर क्या है, 1 2 4 5 10 20, है ना। यहाँ पे एंड में मैंने कॉमा लगा दिया है कि हर एक वैल्यू के बाद इसको प्रिंट करो। ये कॉमा कामयाब हो गया क्योंकि एक लास्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम लास्ट में ये नहीं प्रिंट कर रहे होते तो 10 कॉमा लिखा हुआ हमें दिख रहा होता। 25 का फैक्टर देखो 1 5 25। नेस्टेड लूप क्या होता है? अ लूप मे कंटेन अनदर लूप, मतलब एक लूप को दूसरे लूप के अंदर लिखा जा सकता है। तो लूप जब दूसरे लूप के अंदर लिखा जाता है तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। कितना लूप आप नेस्टेड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आपके रिक्वायरमेंट की बात है कि जनरली तो 2 लूप नेस्टेड में हम 2 लूप बनाते ही हैं, बट अगर आपके पास 2 से ज्यादा का डिमांड है तो आप 2 से ज्यादा लूप भी बना सकते हैं नेस्टेड के अंदर में। ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 से 9 तक का 3 to 3 मैट्रिक्स फॉर्म में हमने 1 से 9 को प्रिंट कराया। तो पहला लूप हमने चला दिया, ये आउटर लूप कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इसे हम आउटर लूप कहते हैं। एंड दिस इज द इनर लूप, ये लूप के अंदर है तो इसको हम इनर लूप कहेंगे। ठीक है। आउटर लूप के हर एक वैल्यू के लिए, एक ही हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप भी चलेगा। ठीक। तो अगर मान लीजिए कि आउटर लूप 3 बार चल रहा है, इनर लूप का ये जो 2 स्टेटमेंट है वो 3 बार रन कर रहा है, और आउटर लूप 3 बार चल रहा है, तो 3 into 3। तो अगर मैं इन टोटल देखूं तो ये जो स्टेटमेंट है जो लूप के अंदर लिखा हुआ है, सेकंड लूप के अंदर लिखा हुआ है, वो 9 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। अब जरा से इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये प्रोग्राम हमें ये मैट्रिक्स कैसे बना के दे रहा है। जरा से इसको देखते हैं, फिर समझता हूं। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेस्टेड लूप को समझना हो तो इसको अगर आप समझ जाओगे तो पैटर्न वाला भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। ठीक है। तो आप जैसे a इन रेंज 3 किया तो a की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0। अब 0 के लिए यहां आएगा। b इन रेंज 3 किया, b इन रेंज 3 किया, काउंट की वैल्यू हमने क्या रखा हुआ है? 1 रखा हुआ है। तो a के 0 के लिए b की वैल्यू जो होगी पहले होगी 0। 3 तक चलना है तो 0 1 2 0 1 2। प्रिंट काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है? 1, इसने 1 प्रिंट किया। काउंट की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दिया गया? 1 के जगह पे 2 कर दिया। इसके बाद ये वापस यहां आएगा और b को नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा 1। 1 के लिए इसने फिर से काउंट को प्रिंट किया। अब क्योंकि एंड में आपने एम्प्टी लगा रखा है तो कर्सर यही रुका हुआ होगा, तो ये क्या करेगा? 1 के बाद 2 प्रिंट करेगा। फिर काउंट को 1 से इंक्रीज करके यहां पे 3 कर देगा। क्या कर देगा? 3 कर देगा। इसके बाद फिर आएगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब रेंज 3 है तो 0 1 2 यानी कि 2 पे भी काम करेगा। तो ये यहां पे क्या करेगा? काउंट की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा। एंड में तो कर्सर यही रह जाएगा। इसके बाद काउंट की वैल्यू बढ़ा के हो जाएगी 4 जब होगी तो अब आपका ये वाला लूप टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू जो थी वो 0 से 2 तक के लिए ही थी। तो इस लूप से आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट प्रिंट लिखा हुआ है
ये कर्सर को नीचे ले जाएगा। इस प्रिंट के बाद वापस हम आ जाएंगे इस ए वाले लूप का, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर स्टेटमेंट एज वेल एज दिस प्रिंट स्टेटमेंट्स बोथ आर द पार्ट ऑफ दिस लूप, वो इसी लूप का पार्ट है। ठीक है, तो अब जब रेंज आपका 4 हो चुका है, ध्यान रखिएगा, अब आप वापस आएंगे, ए की वैल्यू इस बार हो जाएगी 1, अब 1 के लिए फिर से बी 0 होगा, तो ये यहां पे 4 प्रिंट करेगा, रेंज हमारा 5 हो जाएगा, फिर आएगा, फिर बी 1 होगा, 6 प्रिंट होगा, फिर बी 2 होगा, 7 प्रिंट होगा, फिर कर्सर नीचे आ जाएगा और रेंज हमारा 8 हो जाएगा। फिर ये यहां जाएगा, इस बार ए की वैल्यू हो जाएगी 2, अब 2 के लिए फिर से बी की वैल्यू 0 होगी तो 8 प्रिंट होगा, ये भर के 9 हो जाएगा, फिर 9 प्रिंट होगा, ये भर के 10 हो जाएगा, फिर 10 प्रिंट होगा, ये भर के 11 हो जाएगा। कौन? काउंट। बट क्योंकि बी का भी सारा वैल्यू हमारा हो चुका है और ए का भी सारा वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और ये आउटपुट मुझे दिखेगा। इसी के बेस पे एक पैटर्न का प्रोग्राम बनाया गया है फॉर लूप से, जहां पे आप देख सकते हो कि टोटल लाइन यहां पे 5 हैं। फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है, सेकंड लाइन में 2 स्टार है, थर्ड लाइन में 3 स्टार है, 4 स्टार है और 5 स्टार है। ये पैटर्न का क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, बट हम यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज करते हैं। पाइथन में हमारे पास एक रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से भी हम काम कर सकते हैं बिना नेस्टेड लूप का, बट अभी आप नेस्टेड लूप को समझिए क्योंकि नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल है। फॉर ए इन रेंज 5, फॉर ए इन रेंज 5, बी इन रेंज a प्लस 1, मतलब a की जो वैल्यू है उसमें +1 करके एक रेंज बनेगा। तो a को शुरू में मिलेगा 0, b को मिलेगा 1, तो b को भी मिलेगा, ये रेंज a प्लस 1 यानी कि 1 हो गया, तो b को भी शुरू में मिलेगा 0 के लिए ये अंदर आएगा लूप में और एक स्टार प्रिंट करके एंड यानी कि ऐसे स्टार प्रिंट करके यहां पे कर्सर रुका रहेगा। अब क्योंकि b के पास सिर्फ एक ही वैल्यू मिलना है, क्योंकि आपने रेंज 1 लिखा था, रेंज 1 का मतलब 0 मिलेगा, तो ये बी वाले लूप से बाहर आके इस प्रिंट पे आ जाएगा, ये कर्सर को नीचे लाएगा, ये प्रिंट उसके बाद इसको यहां भेज देगा और इस बार ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 2, तो इस बार 0 और 1 जो बी की वैल्यू है वो 0 और 1 दोनों के लिए रहेगा। तो जब 0 होगा तो एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस, फिर आएगा बी की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फिर एक स्टार प्रिंट होगा, फिर प्रिंट से यहां से क्योंकि 0 1 हो चुका है, फिर ये नीचे जाएगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर यहां से आप यहां जाएंगे, यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और ये हो जाएगा 3, तो इस बार ये 0 1 2 निकालेगा, 3 वैल्यू है तो 3 स्टार प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये लूप 5 बार चल रहा है, यानी कि ये 4 तक जाएगा और यहां पे 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4, तो 5, तो लास्ट वाले लाइन में क्या करेगा, ये 5 स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप समझ में आ गया है। और भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसको आप समझिएगा, देखिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके इन सारे वीडियो को आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है। अब आ जाते हैं हम जंप स्टेटमेंट पे। जंप स्टेटमेंट क्या होता है? 2 तरह के जंप स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, और ये लूप के साथ यूज होता है। द यूज टू कंट्रोल द जंप वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ब्रेक का काम होता है लूप को टर्मिनेट करना और कंटिन्यू का काम होता है जो फर्दर स्टेटमेंट है उसको स्किप करना। मतलब लूप 2 तरीके से टर्मिनेट हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल टर्मिनेशन हो सकता है और एक फोर्सली टर्मिनेशन हो सकता है। हम लूप को फोर्सली टर्मिनेट कर सकते हैं। नॉर्मल टर्मिनेशन मतलब लूप जैसे आप देख सकते हो कि हमने फॉर आई इन रेंज 5 लिखा, तो आई की वैल्यू जब लास्ट में 4 मिल जाएगी, उसके बाद क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो लूप नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। बट कई बार सिचुएशंस होता है कि हम लूप को बीच में रोकना चाहते हैं, हमारा काम हो चुका होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट इस काम को बखूबी निभाता है। वो क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट करेगा और कर्सर को आउटसाइड द लूप निकाल के ले जाएगा। सिंपली ब्रेक लगाना होता है, लेकिन ब्रेक हमेशा हम इफ के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पे काउंट 1 है, काउंट की वैल्यू <10 है, यहां पे लिखा गया कि काउंट जब 5 से ज्यादा हो जाए ना तो ब्रेक कर देना, और वैल्यू ऑफ काउंट ये प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे काउंट को +1 कर रहे हैं, तो 1 है। तो जब आप इसको देखोगे, रन कराओगे, तो पहले काउंट की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। 5 के बाद काउंट हो जाएगा आपका 6। इसके कारण 6 होने के बाद ये कंडीशन तो ट्रू है, साथ ही साथ ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि 6 > 5 है, ये ब्रेक कर देगा, ये सीधा लूप से बाहर लेके यहां आ जाएगा, इस लूप से बाहर यानी कि इस जगह पे। तो मैसेज क्या आएगा, आउटसाइड द लूप। अब जैसे मान लो इनपुट नंबर्स टू इनफाइनाइट टाइम्स कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द ऑल इनपुटेड नंबर। यहाँ पे व्हाइल लूप का एक्चुअल यूज आपको दिखा रहे हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है जहां पे कह दिया जाए कि व्हाइल लूप से प्रोग्राम बना के दो जहां पे तब तक नंबर इनपुट होता रहेगा जब तक यूजर 999 नहीं डाल सकता है, और जितने भी नंबर आप डालोगे उन सबका हमें टोटल चाहिए।
तो क्या किया गया, एक वेरिएबल लिया एस और एक इनफाइनाइट, इसको बोला जाता है ट्रू लूप। दिस इज कॉल्ड ट्रू लूप, दिस इज द इनफाइनाइट लूप। इसको हम इनफाइनाइट लूप भी कह सकते हैं, इसको हम ट्रू लूप भी कह सकते हैं। मतलब हम लूप को कंटिन्यूअसली चला रहे हैं। आपने एक नंबर यहां पे इनपुट किया, नंबर को चेक किया गया कि क्या 999 है, अगर है तो ब्रेक कर देना, यानी कि लूप से बाहर निकाल देना, और नहीं है तो s के साथ उसकी वैल्यू ऐड करके वापस s को दे देना। शुरू में s की वैल्यू 0 है, तो आपने मान लो यहां पे एक नंबर डाला और जब लूप से बाहर आओ तो हमें सम को प्रिंट कर दो। 4 डाला, 999 नहीं है तो s में 4 आ जाएगा। 5 डाला तो s इस बार 4 + 5 9 हो जाएगा। फिर 2 डाला तो 9 + 2 s 11 हो जाएगा। फिर 3 डाला 11 + 3 s हमारा 14 हो जाएगा। शुरू में 0 था ये। 14 + 6 s हमारा 20 हो जाएगा। इसके बाद आपने 999 डाल दिया, तो ये क्या करेगा, लूप को यहां पे टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करने के बाद देखो लूप का बॉडी यहां तक है ना, तो जब ये टर्मिनेट करेगा तो इससे बाहर लेके आएगा, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट सम इक्वल टू 20, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो कि 2 नंबर आपको इनपुट करने हैं और चेक करने हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या कंसेप्ट है, नंबर इनपुट किया, स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि हमारा नंबर प्राइम नंबर होगा। हमने एक डिवीजर लिया 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक, उस नंबर के हाफ तक। अभी पीछे मैंने बताया था कि हाफ तक की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हाफ फैक्टर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हाफ के आगे वो सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होता है, और आप क्योंकि प्राइम नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सारे नंबर डिवाइड होते हैं। तो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड करके आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो प्राइम है या नहीं है। आपको ये देखना होगा कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा बाकी नंबर से क्या वो डिवाइड हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। मतलब सॉरी, नहीं हो सकता है तो प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम है। इनिशियली हमने अज्यूम किया कि हमारे सारे नंबर प्राइम होंगे, जो हम इनपुट कर रहे हैं वो प्राइम नंबर होंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम नम को डिवीजर से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं कि क्या 0 आया। मतलब डिवीजर की वैल्यू पहले 2 थी, फिर ये 3 होगी, फिर ये 4 होगी, फिर ये 5 होगी। जिस भी नंबर से, जिस भी डिवीजर से ये नम डिवाइड हो जाएगा, उसी समय प्राइम की वैल्यू फॉल्स करके लूप से बाहर निकाल देगा। और लूप से बाहर, ये लूप यहां से यहां तक चल रहा है, तो लूप से बाहर यानी कि आप इसके नीचे आ जाएंगे और यहां पे आके आप चेक कर रहे हैं कि प्राइम ट्रू है। मान लो ऐसा हो कि मान लो आपने 5 दिया, अब 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 और 4 पे जाएगा नहीं, वो 2 से एक ही बार 2 ही चेक करेगा, बट 3 और 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। और इसका मतलब कि प्राइम हमारा ट्रू रह गया, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू ही नहीं होगा। ट्रू नहीं होगा तो ये फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा तो ब्रेक भी नहीं होगा, है ना। और ये क्या करेगा, यहां पे मैसेज दे देगा, प्राइम अगर ट्रू रह गया तो प्राइम नंबर, नहीं तो नॉट प्राइम नंबर। जैसे 21 डाले तो नॉट ए प्राइम नंबर, 23 डाले तो क्या आ गया, हमारा प्राइम नंबर आ गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट उसी जगह पे क्या करता है, स्किप द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप एंड द जंप द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। कहां जंप करेगा, बिगिनिंग ऑफ द लूप पे। किस काम के लिए, नेक्स्ट इटरेशंस के लिए। If loop condition is still true, the loop is entered again, else the control is transferred to the statement immediately following the loop. जैसे देखिए यहां पे हमने continue लगाया, हमने देखा कि भाई 1 से 11 के बीच में आप एक रेंज जनरेट कर रहे हैं, तो यानी कि 1 to 10 का नंबर मिलेगा हमें। यहां पे चेक कर रहा है कि n अगर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0, यानी कि इवन नंबर है, n एक इवन नंबर है, तो कंटिन्यू करो, यानी कि उठा के यहां ले जाओ। तो मतलब क्या है कि n अगर इवन नंबर नहीं है तब तो यहां से यहां आ जाओ, प्रिंट करो n को, 1 को प्रिंट कर दिया। जब n की वैल्यू 2 हो गई तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, तो ये यहां लेके चला जाएगा, तो प्रिंट नहीं होने देगा n को। फिर जब n को 3 मिलेगा, 3 में ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा, n को प्रिंट कर देगा। यानी कि सारे ऑड नंबर को प्रिंट कर रहा है और सारे इवन नंबर के लिए क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को स्किप कर दे रहा है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इन नेस्टेड लूप, ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में ना ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है। कहता है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो जिस लूप के अंदर होता है सिर्फ उसी को टर्मिनेट करता है। मान लो एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। अगर ये ब्रेक यहां लिखा हुआ है तो वो इसको टर्मिनेट करेगा, ना कि इसको और इसको नहीं टर्मिनेट करेगा। अगर कोई ब्रेक यहां लिखा हुआ है, इस लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो वो इस लूप को टर्मिनेट करेगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसी लूप का पार्ट है ये। और अगर ब्रेक यहां लिखा हुआ है, मतलब इस लूप के अंदर लिखा हुआ है, इसकी बॉडी में लिखा हुआ है, तो वो इस लूप को टर्मिनेट। तो एक चीज ध्यान रखना, आउटर लूप जब टर्मिनेट होगा तो इनर अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा,
लेकिन अगर इनर लूप टर्मिनेट हो रहा है तो आउटर लूप टर्मिनेट नहीं होगा। कि ध्यान में रखना है कि आउटर के अंदर इनर होता है, इनर के अंदर आउटर नहीं होता है। लूप एल्स स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमेशा क्वेश्चन आते हैं इसके। लूप जैसे इफ के साथ एल्स होता है, ऐसे ही लूप के साथ भी हम एल्स लगा सकते हैं, एक्सेप्शन में भी हम एल्स लगाते हैं। 3 जगह एल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इफ के साथ, लूप के साथ और एक्सेप्शन हेल्डिंग में ट्राई के साथ। ठीक है, तो लूप स्टेटमेंट, लूप का जो एल्स होता है वो कहता है कि इट विल एग्जीक्यूट, द एल्स स्टेटमेंट ऑफ लूप विल एग्जीक्यूट इफ द लूप इज टर्मिनेटेड नॉर्मली, if the loop is terminated normally. But when the loop terminated by the break statement, the else statement will else statement of loop will be not executed. वो कभी execute नहीं करेगा। ठीक है, criteria for loop else clause, when the test condition of result into false for the while loop में जब condition false हो जाए या for loop के सारे sequence की value variable को मिल जाए और आप बाहर निकल रहे होंगे, तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या करेगा, लूप को एल्स स्टेटमेंट को रन कराएगा। जैसे ये फॉर लूप है, फॉर के ठीक सामने एल्स को लिखना है आपको, फॉर के ठीक सामने एल्स को लिखना है, तो ये फॉर का एल्स कहलाएगा। जब इस सीक्वेंस का लास्ट वैल्यू इसको मिल चुका होगा, उसके बाद क्योंकि अब और वैल्यू इसके अंदर नहीं है, तो आप लूप से बाहर निकलते हैं, और जब आप लूप से बाहर निकल रहे होंगे तो आप एल्स पे पहुंचेंगे और ये वाला भी काम आपका होगा, रन करेगा। वाइल लूप में क्या है कि जब आपका टेस्ट कंडीशन फॉल्स रिजल्ट देगा, टेस्ट कंडीशन फॉल्स रिजल्ट देगा, तो आप एल्स पे पहुंच जाएंगे। कब? जब ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स देगा और ये लाइन भी रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एंटर योर नेम, मैंने नाम डाला, CH इन नेम, इफ CH इज इक्वल टू डॉलर, ब्रेक CH, प्रिंट नेम नॉट हैविंग डॉलर। मतलब क्या है कि आपने अपना नाम डाला, मैंने एक नाम डाला अश्वनी, अब अश्वनी के नाम में डॉलर है, तो डॉलर है तो ये ब्रेक वाला, मतलब ये देखो ASHW तक तो प्रिंट करेगा, ASHW, क्योंकि आप प्रिंट करवा रहे हो। लेकिन जब CH को डॉलर मिला था तो ये वाला कंडीशन ब्रेक करेगा, ये ब्रेक लूप से बाहर लेके चला जाएगा, मतलब इस एल्स को रन नहीं होने देगा। उसी जगह पे मान लीजिए आपने नाम डाला और आपके नाम में डॉलर नहीं है, आपके नाम में डॉलर नहीं है, तो इसने ANSHU प्रिंट कराया। अब आप U तक प्रिंट कर चुके हैं और अब आपके पास नेम में और भी कैरेक्टर नहीं है क्योंकि आपने अंशु डाला था, तो आप नॉर्मल लूप से बाहर निकल रहे होगे, तो आप इस एल्स पे आओगे एंड नेम नॉट हैविंग डॉलर का भी मैसेज यहां पे आएगा, अंशु नॉट हैविंग डॉलर। टेस्ट इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। एक अगला क्वेश्चन है इसमें कि आप इसको चेक कीजिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ये क्वेश्चन तो हमने किया था ऊपर ना, अच्छा ये आई थिंक एल्स स्टेटमेंट की मदद से बनाया गया। ऊपर हमने बताया था आपको जहां पे हमने लॉजिकल प्राइम ट्रू लिखा था, यहां पे उसकी जरूरत नहीं है। यहां पे क्या है, नंबर इनपुट करवाया, हमने डिवीजर का लूप चलाया 2 से लेके नम के आधे +1 तक, यानी आधा तक तो जाना ही है हमें, +1 तो इसलिए क्योंकि रेंज हमेशा स्टॉप वैल्यू पे नहीं जाता है, तो स्टॉप +1 कर देंगे तो स्टॉप भी मिल जाएगा हमें। हमने नम को डिवीजर से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, मैसेज दे दिया कि भैया ये प्राइम नहीं है, और लूप को यही ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से हम सीधा इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसी जगह पे अगर मान लो ऐसा सिचुएशन हो कि नंबर डिवाइड ही नहीं हो डिवीजर से, तो ये ब्रेक रन नहीं करेगा। ब्रेक नहीं रन करेगा तो आप लूप से बाहर निकल रहे होंगे। जब आप लूप से बाहर निकल रहे होंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका नंबर एक प्राइम नंबर है। राइट ए प्रोग्राम डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 50। यहां पे तो आपने एक नंबर को चेक किया कि वो प्राइम है या नहीं है, सिंगल नंबर। बट मान लो 2 से लेके 50 तक के सारे नंबर अगर आपको चेक करना है, उसमें से जितने भी प्राइम नंबर है उसको प्रिंट कराने हैं, तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। हमने एक नेस्टेड लूप लगाया, एक नम जनरेट किया 2 से लेके 50 तक। हर एक नम की वैल्यू के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ नम, हमने डिवाइडर चलाया 2 से लेके नम के आधे तक के लिए। यहां पे +1 लगाना मैं भूल चुका हूं, +1 लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, नम +2, और उसको डिवाइड किया। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो सिंपली ब्रेक करो, प्रिंट मत करो। ऊपर क्या करवा रहे थे, हमने प्रिंट किया था नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, प्राइम। यहां पे आपसे ये क्वेश्चन नहीं है कि आपको बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, आपको सिर्फ वही नंबर प्रिंट करने हैं जो नंबर प्राइम है। जो प्राइम नहीं है उसके साथ कुछ नहीं करना है। तो इसलिए हमने यहां पे ब्रेक लगा दिया। ये ब्रेक क्या करेगा, इस लूप से बाहर निकाल देगा और ये एल्स को रन नहीं होने देगा क्योंकि ये एल्स इस लूप का पार्ट है। तो बाहर निकालते हुए सीधा यहां आ जाएगा और नम को एक नया नंबर मिल जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और जितने भी नंबर होंगे जहां पे ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा होगा,
डिवाइड नहीं हो पाया, एक बार भी डिवाइड नहीं हो पाया और आप इस लूप से बाहर निकल रहे थे, तो आप एल्स पे आएंगे और वो नंबर साथ के साथ प्रिंट होता जाएगा। लास्ट में मैंने एंड लगा दिया है, इस लूप से बाहर एंड लगा दिया कि लास्ट में एंड प्रिंट होगा। Sum of all positive numbers entered by user as soon as user enter negative numbers, stop the taking further input from the user। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है जहां पे कि आपसे लगातार नंबर पूछा जाए, जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर डाला आप लूप से बाहर आ जाएंगे और सम चल। तो देखो सम की वैल्यू 0 है, वाइल ट्रू हो गया, हमने एक नंबर इनपुट करवाया। जैसे ही आपने यहाँ पे नंबर इनपुट कराने के बाद हमने चेक किया कि क्या वो नेगेटिव नंबर है तो ब्रेक कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, सम में नम को ऐड करते जाओ। एक समय ऐसा आएगा ही आएगा क्योंकि आपने इनफाइनाइट लूप बना रखा है, आपको एक नेगेटिव नंबर डालने ही डालने होंगे। जैसे मैंने 5 डाला, 6 डाला, 1 डाला, -8 डाला, तो 5 + 6 + 1 हमारा 12 होता है। इसने 12 दिखा दिया क्योंकि जैसे आपने -8 डाला आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल का वीडियो। काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, काफ़ी कंसेप्ट बताया है। कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, कंसेप्ट के बेस पे एग्जांपल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास आपके लिए सराहनीय है तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी पेमेंट डाल सकते हैं उस पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।